हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ यस्टरडे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो है अब सीटेट का ये दूसरा वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते हैं। ये कब आया था? ये आया था दो क्या कहते हैं 15 दिसंबर 2024 को ये पेपर आया हुआ था। एक किसका पेपर है? ये 6 से 8 वालों का पेपर, या इसको पेपर 2 भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो चाइल्ड साइकोलॉजी वाला पोर्शन है इसको हम आपको बताएंगे, अच्छे से सॉल्व कराएंगे। एक चीज़ और बता दें, आपको एक दो क्वेश्चन ही वेरी करेगा जो आपको बताएंगे फाइनल आंसर की से, जो थोड़ा हो सकता है डिफरेंट जाए। नहीं तो आपको जो भी आपका क्वेश्चन होगा 28 से 29 क्वेश्चन, ये मान सकते हैं कि आपको जो भी होगा आप मान के लिए कि वो 100% आपका क्वेश्चन सही होने वाला होगा। ठीक है, आप एकदम एक्यूरेट होगा। और एक दो क्वेश्चन भले थोड़ा इधर उधर हो जाए, अगर जो दिक्कत होगा उस पर हम आपको मार्क भी कर देंगे। ठीक है, तो वैसे होना भी नहीं चाहिए, फिर भी देखेंगे जो भी होगा। एक चीज़ और आपको एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो क्यों सही है और उसका गलत है तो क्यों गलत है, इसको भी हम जो मैक्सिमम मतलब जो चीज़ें हो सकेंगी उसको हम बताएंगे। और एक चीज़ और, कम समय में भी कराएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे। ठीक है, मिनिमम समय में हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछ रहा है साइकोलॉजी वाले में? पूछ रहा है ये पहला क्या कह रहा है, उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा कर रहा है? देख रहे हो, मतलब अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमता में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर अच्छे परिवेश में चला जाता है। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें वही होगा कि बच्चा है जो मतलब पहले से वो पढ़ाई लिखाई से मान लीजिए वंचित रह गया, लेकिन जो बाद में जो अच्छा परिवेश उसको मिल जाता है तो उसमें अच्छा में उसमें जो है उसमें विकास होता है। तो वो पूछ रहा है किस ओर वो इशारा करता है। इसमें देखेंगे अनिरंतरता तो होगा नहीं, इसी वृद्धिशील तो ये भी नहीं। तो इसमें जो आपका सही होगा विभेदीकरण नहीं, इसमें आपको जो होगा आनुवंशिकता से बनाम ये पर्यावरण। ठीक है, तो पहले ऐसा उसको अपने आनुवंशिक परिवेश में ऐसा था कि उसको ये उसका धीरे धीरे इसको छोड़ करके अच्छे परिवेश में जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 है, ये आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं पहला इसमें क्या है। दूसरे क्वेश्चन में ये क्या है, जब हम बचपन को एक श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संदर्भ में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर को खो देते हैं। ठीक है भाई, अगर आप देखेंगे जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग देखेंगे तो आप सामाजिक सांस्कृतिक अंतर को खो देंगे। एकदम सही बात कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, बचपन एक सामाजिक संकल्पना, बिल्कुल बचपन हो ये सब क्या है, बचपन हो गया या जेंडर हो गया, ये सब क्या है, सामाजिक संकल्पनाएं हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर आपका दोनों सही हो जाएगा। और ये बचपन यहाँ भी है, बचपन यहाँ पर है, तो इस आधार पर ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी सही कर रहे हैं। इस आधार पर ये आप देखेंगे पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे ये कौन सा है, ये 2 नंबर हो गए। अब देखते हैं, ये अब इधर हो गया है। ठीक है, 3 4। अब देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, ये कौन सा कारक जीन प्याजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? देख रहे हैं जीन प्याजे के कारकों में से कौन सा नहीं है, तो उसी को आपको देखना है। तो जीन प्याजे गतिविधि, जैविक परिपक्वता, संतुलन या इस इक्विलिब्रियम आपको बताए भी थे। ये देख लीजिए, सांस्कृतिक जो उपकरण था ये किसका था? ये वाइगोस्की जी का है। तो ये वाइगोस्की का है, ये तो इनका है ही नहीं। तो इस आधार पर आप इसको निगलेक्ट कर देंगे तो आपका सही वाला ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम राइट होगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा है। फिर आगे जीन प्याजे 4 नंबर में क्या है, जीन प्याजे कथनों पढ़िए। जीन प्याजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। देखो भाई, आनुवंशिकता पर पूरी तरह निर्भर करती है ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह ये थोड़ा गड़बड़ है। आगे देखते हैं क्या है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ए गलत होना चाहिए और बी सही। तो ए सही, ए और दोनों गलत। देखो इस तरह देखा जाए तो इस आधार पर कोई क्वेश्चन नहीं है सही। ठीक है, कोई विकल्प ही नहीं दिया है। तो इस तरह आप देखेंगे तो आपका ये सही वाला ही जाएगा सही। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, इस आधार पर आपका ए और दोनों सही है। और
इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आयोग इसमें क्या मानता है, ठीक है, उसे एक ही मानेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है 5 नंबर में आ गया ये। फिर जीन प्याजे आ गए। जीन प्याजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभवों को नहीं समझ पाते तथा नहीं पाते तो वे डैश अनुभव करते हैं और वो सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? तो आप देखेंगे तो पहली बात तो आपको बताए थे संरचनाओं को नए अनुभव से नहीं समझ पाते तो वे किसका सहारा लेते हैं। तो क्या होगा उसमें, देखिए असंगति वगैरह तो वो बताए नहीं थे, असंगति वगैरह ये सब तो नहीं बताए थे, ना ही अतरंगीकरण भी बताए थे। वो बताए क्या थे? यही असंतुलन और अनुकूलन, वही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आपको जब हम बताए थे जीन प्याजे के बारे में बताए थे, आपको हम बताए थे ना, उनको बताए थे अनुकूलन होता है, क्या होता है? अनुकूलन होता है, संगठन होता है, समाविष्टीकरण होता है, समावेशन, ये सब चीज़ आपको हम बताए थे। तो उसी शब्दावली से अगर आप पकड़ लेंगे तब भी आप समझ लेंगे यही असंतुलन और अनुकूलन। वही जब बच्चा पुराने परिस्थिति को छोड़कर जब नई परिस्थिति में जाता है तो उसमें अगर अनुकूलन कर लेता है, संतुलन बना लेता है, तो वो अनुकूलन हो गया, संतुलन हो गया। जब उसको बनाने में दिक्कत होता है तो क्या है? असंतुलित हो जाता है। वही सब चीज़ें इसमें वो बात कर रहा है, ठीक है। इस आधार पर जो है आपका पहला नंबर सही हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये 5 हो गया, अब 6 देखते हैं। 6 इधर आ गया। ये जीन प्याजे वाइगोस्की, जीन प्याजे बच्चों को देखते हैं। कैसे देखते हैं भाई? जीन प्याजे बच्चों को कैसे देखते हैं? देखो जहाँ जीन प्याजे हों जहाँ वाइगोस्की, दोनों लोग जो है बच्चे को सक्रिय रूप में ही देखते हैं। तो जहाँ जीन प्याजे बच्चों को डैश देखते हैं वहीं वाइगोस्की बच्चों को देखते। देखो विचारों में सक्रिय हेरफेर कर्ता के में संबंधित, देखो सामाजिक निष्क्रिय रूप में तो कोई नहीं देखेगा, तो निष्क्रिय आप हटाइए, निष्क्रिय यहाँ भी हटाइए। तो सक्रिय आप देखिए, विचारों के सक्रिय हेरफेर कर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में सक्रिय कर्ता के रूप में। आगे क्या है? विचारों में निष्क्रिय, फिर आ गया निष्क्रिय, तीसरा आधार पर, ये भी आपको यहाँ गलत हो जाएगा। तो आपको देखें निष्क्रिय गलत हो गया, तीसरा आधार आराम से आप इसको ऑप्शन नंबर 2 वाला आप एकदम सही कर सकते हैं। इसमें जो आपको होगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर में क्या है। 7 नंबर लॉरेंस कोहलबर्ग वाला आ गया, ठीक है। इसको बहुत बढ़िया से आपको कराए थे, बढ़िया कहानी के माध्यम से भी समझाए थे आपको। चलिए देखते हैं क्या लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का आधार क्या है। नैतिक विकास के आधार क्या है वही पूछ रहा है। देखिए व्यक्ति की आयु जैसा तो कोई बात नहीं किया था, आयु वगैरह, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में या विपक्ष। जी बिल्कुल, आपको बताए थे ना जब बच्चा चोरी करना नहीं करना है, आपको इसको बताए थे कहानी के माध्यम, ठीक है। व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क, व्यक्ति की अनुक्रिया में बिल्कुल, ये जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती है वैसे वो तर्क वितर्क करना वो जानता है, सीखना वो शुरू कर देता है। इस तरह से बी और सी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं 8 नंबर में क्या है। लेव वाइगोस्की फिर आ गए। लेव वाइगोस्की महोदय क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं। क्या मायने हैं? मनोवैज्ञानिक उपकरणों में महारत हासिल करना, ये तो हटाइए। अनुकूलन ढालना, पर्यावरण से अनुकूलन ढालना सीखना। देखो आगे क्या है? संज्ञानात्मक द्वंद्व, देखो द्वंद्व वगैरह तो नहीं होगा भैया। आगे देखते हैं योजनाओं को सुसंगत संपूर्णताओं में संगठित करना, ठीक है। आगे आप पर्यावरण में अनुकूलन ढालना सीखना, ये नहीं है कि पर्यावरण में अनुकूलन ढालना सीखना। तो आपका जो हो जाएगा ये आपका सही आंसर ही जा रहा है, सिस्टमेटिक ढंग से ये बात कर रहा है, योजनाओं को सुसंगत संपूर्णता में संगठित करना, ठीक है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सा है होगा। 8 हो गया ना। 8 के बाद देखते हैं अब हम इधर 9 नंबर, ठीक है। तो 9 नंबर में क्या है? लेव वाइगोस्की के अनुसार, ये लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों, इसमें आप थोड़ा इसको जूम कर लीजिए, थोड़ा इंग्लिश वर्जन आपको मदद करेगा, ठीक है, ऑप्शन वाला। तो इसमें क्या कह रहा है? लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र में के माध्यम से प्रगति में मदद करने में डैश की आवश्यकता होती है। देखो भौतिक निर्धारण, अधिक जानकारी, अन्य परिपक्वता, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। देखिए अगर आप यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है ऐसे में, अगर आप देखेंगे तो भैया वो क्या कहते हैं, सुदृढ़ीकरण जैसी बात तो नहीं कुछ बताए थे, नहीं परिपक्वता कुछ बताए थे, नहीं भौतिकता की कोई बात बताए थे। तो अगर आप और अच्छे से आप जानेंगे, थोड़ा आप देखेंगे
ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं, मोर नॉलेजेबल एंड अदर्स, आपको बताए थे ना MKO बताए थे ना, जैसे वाइगोस्की क्या था, स्केल फोल्डिंग था, पार्ट बांधना था, MKO था, GDP था, ये सब क्या था, ये सब जीन पियाजे से वाइगोस्की से रिलेटेड था। तो इस आधार पर आप जो है आप आराम से बता सकते हैं अधिक जानकारी अन्य, मतलब MKO, ठीक। इस आधार पर ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो लगाए हैं भाई साहब इनका गलत हो जाएगा, जो भी हो इनका गलत हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है 10 नंबर में। फिर आगे ना हावर्ड गार्डनर, देखिए बुद्धि आपको भले नहीं बताए थे, हम आपको बता दिए थे एक ही टॉपिक हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया था, क्या किया था, इसको आपको PYQ में बढ़िया से समझाए थे, ठीक है। तो इसको इसी आधार पर आपको देखते हैं कौन है इसको, इनका सिद्धांत भी है बुद्धि का हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत। यह बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, बहुबुद्धि मतलब क्या, बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जाता है, एकदम सही है। आनुवंशिकता से प्रभावित, ये तो कोई बात ही नहीं किए थे। याद करने रटने वाला कोई बात ही नहीं, भावात्मक रूप से ये सब नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो होगा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तब चलिए आगे देखते हैं क्या है 11 नंबर में। ये प्रगतिशील कक्षा आगे ना, ये क्या प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात ये कर रहा है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में देखते हैं क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है। शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को अनुशासन से रट्टा मारना, रट्टा निगेटिव बात हटाइए इसको। शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है, बिल्कुल ठीक है। शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण हो और व्यक्तिगत शिक्षा मतलब इंडिविजुअल एजुकेशन की बात कर रहा है, और छात्र केंद्रित, ये आपको एकदम सही भी जा रहा है। अभी आगे बढ़िए, शिक्षण की एक विधि जो मानक आगे स्टैंडर्ड निगेटिव, इसको हटा सकते हैं आप। शिक्षण का एक तरीका है जो कक्षा में प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया का अधिकतम प्रयोग पर जोर देता है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका ये प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहा है, तो ये एकदम अपडेटेड क्लास की बात कर रहा है। तो आपको जो सही होगा आपका इन दोनों में से आपको ये वाला एकदम सही हो जाएगा। ये एक तरीका है जो कक्षा में प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया के उपयोग को अधिकतम जोर देता है। आपको देखा जाए तो यहाँ पर क्या कहते हैं, 4 भी सही हो सकता है और 2, ये दोनों भी सही हो सकता है, ठीक है। शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है, इस तरह से देखा जाए तो 2 ऑप्शन यहाँ सही होना चाहिए, ठीक है। मतलब 2 और 4 में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप इसको जो भी 2 4 अगर सिलेक्ट किए होंगे, अभी आप इसको 50% मार सकते हैं, लास्ट में सही होगा या गलत, ठीक है। दोनों हो सकता है, देखते हैं आयोग इसका फाइनल आंसर की क्या करता है, ठीक है। चलिए देखिए, उसे प्रगतिशील की बात करेगा तो ये मल्टीमीडिया भी सही हो जाएगा, ठीक है। एकदम अपडेटेड क्लास की बात कर रहा है, ठीक है, अपडेटेड एजुकेशन की बात कर रहा है। तो चलिए आगे क्या है 11 के बाद क्या है, 11 नंबर के बाद ये इधर आ गया 12 नंबर। 12 नंबर क्या पूछ रहा है, ये 12 नंबर में है, एक माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते क्या है। आनुवंशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत, हाँ ये सक्षम है वो भाई, इस तरह से आपका ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षाओं में चर्चाओं में उनकी भागीदारी हो सकती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं, ये सही नहीं, अक्सर चुप रहती हैं, ये भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अक्सर चुप रहती हैं तो ये नहीं है, इस तरह देखा जाए ए और दोनों गलत होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ सही होगा, ठीक है। तो अब आपको देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में क्या पूछ रहा है, मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई, मानकीकृत नहीं होगा, फिर इसमें भी आ गया क्या, मानकीकृत भी नहीं होगा, प्रमाणीकृत जरूर होगा लेकिन वस्तुनिष्ठ नहीं होगा। तो आपको देखेंगे डायनेमिक एंड एथेंटिक, ये डायनेमिक एथेंटिक पहला वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाले में क्या है 14 नंबर में, 14 में क्या पूछ रहा है, हाँ ठीक, ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सही है। मानकीकृत वाला आ गया, नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण
में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित मानक से की जाती है। निष्कर्ष संदर्भित प्राप्त अंकों की तुलना एक ठीक है मानक से की जाती है, ये भी आपका सही होगा। तो देखेंगे तो ये और दोनों सही है, और व्याख्या भी आप देखेंगे तो आपका जो है आपका यहाँ सही होगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन है आपका सही हो सकता है। ठीक है, तो आपका देखें तो ऐसा ही दोनों तो सही है भाई, लेकिन ये आकलन की बात कर रहा है, ये भी इसी में बात कर रहा है। तो आपका क्या कहते हैं, ये ऑप्शन नंबर 3 आप सही है, लेकिन व्याख्या दोनों की नहीं सही है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3, हालांकि इसमें थोड़ा डाउट रख सकते हैं 1%। ठीक है, बाकी ये 99% दूसरा ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा हो गया 14 के बाद या 15 में देखते हैं क्या है। ये 15 नंबर में पूछ रहा है भाई क्या ऐसे प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण जो छात्र में विश्लेषणात्मक कौशल मतलब एनालिसिस की बात कर रहा है, एनालिसिस कौशल को बढ़ावा देता है। कौन भैया, एक स्तनपायी की परिभाषा देंगे तो कौन उसमें विश्लेषणात्मक होगा, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। फिर क्या स्तनपायी के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या, ये भी नहीं होगा। स्तनपायी ने अपने वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया, आगे देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में दिए गए स्तनधारियों के कुछ उदाहरण और गैर उदाहरण बताइए। देखिए ये बता देंगे तो सब रटा पहले से ऑलरेडी है, तो उसे बता देंगे तो आपका विश्लेषणात्मक नहीं होगा, ये आपका सही हो जाएगा। स्तनधारी अपने वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया, कैसे किया, इस तरह का आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। आगे देखते हैं क्या है। ये ऑप्शन नंबर आपका देखते हैं कौन वाला, 4 नहीं, इसमें क्या कौन सा 15 नंबर शायद है क्या, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, तो चलिए 16 में देखते हैं क्या है। एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती, बिल्कुल सही कह रहा है। एक समावेशी कक्षा जो है विभेदित निर्देश में पालन नहीं करती, वही मतलब कि प्रतिभाशाली को अलग क्लास में करेंगे, पिछड़े वाले बच्चे को अलग, मंद बुद्धि का अलग, तो ऐसा तो नहीं करती समावेशी शिक्षा। तो ये आपका सही है। समावेशन एक नीति है जो जैसे सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों, मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसरों पर जोर देती है। ठीक है, ये भी बात आपका सही है। देखा जाए तो समावेशन की यहाँ भी बात है, यहाँ भी है बात है, तो आपका ये पहला वाला सही हो जाएगा। ये और दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 16 के बाद 17, ये 17 में देखते हैं पहला क्या पूछ रहा है। एक व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्रों को संबोधन का उपयोग करना, क्या है भाई, प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्रों के संबोधन का उपयोग करना, क्या होगा। तो अक्षमता से जोर हटा देता है और समावेशन की सच्ची भावना से नहीं, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा और इसको जूम करते हैं तो और क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो पहला वाला नहीं, तो आगे देखते हैं। समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। अक्षमता चिकित्सकीय मॉडल पर, ये भी नहीं। अक्षम लोगों की सही पहचान मानकीकरण, ये भी आ गया। तो इस तरह देखेंगे निगेटिव टर्मिनोलॉजी से आप इसको हटा सकते हैं। समावेशन की बात है, दीदार आपका समावेशन के मानवाधिकार वाले के आधार पर आप सही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो 2 है, ऑप्शन नंबर 2 वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए जो क्वेश्चन ना आए और आराम से आप उसको पूरे ऑप्शन जब पढ़ लेंगे तो लगभग वो क्लियर होता चला जाता है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं इसमें क्या है। 18 नंबर में क्या पूछ रहा है। दृष्टिबाधित कक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों में क्या शामिल है, क्या शामिल है भाई। वैकल्पिक कंप्यूटर उपकरण, चलिए ये भी सही है। दृष्टिबाधित है ब्रेल लिपि वाला तो होगा भाई, ब्रेल इवाल्कर और प्रदर्शक, ये भी सही है। वाक पहचान सॉफ्टवेयर, बिल्कुल ये भी सही होगा। लेकिन वाक मतलब बोलने गया तो ठीक, बोलेगा तो भाई जो अंधा आदमी उसको अच्छे से सुन सकता है। आगे क्या है। आगे पूछा सांकेतिक भाषा, भाई जिसको दिख ही नहीं रहा है तो उसको संकेत में आप समझाओगे तो क्या ही समझेगा। ठीक है, वो संकेत में नहीं समझ सकता, तो इस आधार पर देखा जाए तो डी छोड़कर बाकी आपको सही होगा। ठीक है,
जो डी छोड़ कर बाकी सब सही है, तो ए बी सी वाला आपका सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या 19 नंबर में क्या है, स्वाधीनता की बात कर रहे हैं। इसमें स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है। कैसा? दृश्य संबंधी संकेत देने से बचना चाहिए, कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए अति उत्तेजक, देखो अति उत्तेजक आ गया ना, तो निगेटिव है, हटाइए। यादृच्छिक दिनचर्या का प्रयोग करते हुए अव्यवस्थित विन्यास करना चाहिए। देखो अव्यवस्थित विन्यास, तो अव्यवस्थित नहीं व्यवस्थित करिए, तो ये भी गलत है। ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल आप एकदम सही होगा ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 4 है, ऑप्शन नंबर 4 है, एकदम सही हो जाएगा, ठीक। तो चलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया इसमें। अब आगे देखते हैं इसमें क्या हो। 19 के बाद क्या है 20 में क्या पूछ रहा है, फिर आ गया ना, एक प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और दिलचस्पी बनाए रखें। देखो आप उनको सीखने प्रक्रिया में व्यस्त रखेंगे तो ये भी, चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें विस्तृत और स्पष्ट निर्देश दें, ठीक है, विस्तृत स्पष्ट निर्देश नहीं देना भैया। आगे देखते हैं क्या है। उन्हें विस्तृत आगे सुनिश्चित करने के लिए साथियों की तुलना और उच्च, देखो तुलना आ गया ना निगेटिव, इसको आप हटा सकते हैं। भावनात्मक आवश्यकताओं के बजाय संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को प्रधानता दें। आगे क्या कह रहा है, उन्हें विस्तृत निर्देश वगैरह तो आपको नहीं देना है, तो इस तरह देखेंगे तो आपको उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें, उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। ऐसा नहीं है उनकी दिलचस्पी बनाए रखेंगे तो उनको तो खेल कूद में ही मज़ा आएगा, नाच गाना डांस में ही मज़ा आएगा, तो सीखेंगे कब, ठीक है। तो इस तरह देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 वाला आपका सही जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। तो आगे देखते हैं ये 21 नंबर में क्या है, कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिका किस प्रकार निपटना चाहिए। भैया जैसे कक्षा में कोई छात्र असफल हो गया, फेल हो गया, आप कैसे निपटेंगे, कैसे आप उसके साथ रिएक्ट करेंगे, आप उसको देखना है, ठीक है। अपनी खुद की शैक्षिक रणनीतियों की आलोचनात्मक परीक्षण करें, बिल्कुल ऐसी आपको करना ही चाहिए। आपको हम एक ऐसा ही कई क्वेश्चन बता दिए। अगर कोई क्लास में बच्चा असफल हो गया है तो उसमें बच्चे गलती नहीं होती, बल्कि उसमें क्या होता है, स्कूल की गलती होती है, स्कूल की व्यवस्था की गलती होती है, टीचर की होती है, इनके सबके होता है, ठीक है। तो इस तरह आपका सही है, तो आपको आलोचना करना चाहिए भाई, अपनी खुद करिए। अनुत्तीर्ण छात्रों में सुधार के लिए अत्यधिक, देखो सुधार करिए लेकिन अत्यधिक कर रहा है तो ये गलत होगा, ठीक है। बुद्धि का आकलन करने के अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए मानकीकृत आ गया, तो ये भी हटाइए। छात्रों की जाति अतीत नहीं भैया, आपका पहला वाला एकदम सही हो जाएगा 100%, ठीक है। तो पहला वाला सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 22 नंबर में क्या है, 22 नंबर में पूछ रहा है ये क्या है 22 नंबर में संरचनावादी अधिगम पूर्व की भूमिका है। संरचनात्मक अधिगम में पूर्व की भूमिका क्या है। पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है, बिल्कुल नहीं बाधा बनेगा, ठीक है। बच्चे बहुत भ्रांतियाँ, देखो निगेटिव आ गया तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण, देखो आपको बताया था ना, सुगम पॉजिटिव शब्द आ गया आपको, आप इस आधार पर कर सकते हैं। आगे बढ़िए, पूर्व ज्ञान केवल आ गया तो केवल भी निगेटिव, इसको हटा सकते हैं। केवल उन्नति से शिक्षार्थियों के लिए जो पहले से विशेष परिचित, ऐसा नहीं है पूर्व ज्ञान। फिर आपका केवल आ गया, देख रहे हैं, केवल से आप इसको दोनों हटाइए, इसको दोनों हटाइए, इस और भ्रांति से को हटाइए, तो बचा ही क्या, बचा आपका क्या, 3 वाला ऑप्शन बचा। तो 3 वाला ऑप्शन, सॉरी 2 ऑप्शन बचा, दूसरा वाला ये संबंध बनाने के लिए भैया अधिगम को सुगम पूर्व ज्ञान की अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्या है 22 के बाद 23 नंबर में क्या है, ये एक संरचनावादी कक्षा कंस्ट्रक्टिव क्लास की बात कर रहा है, एक स्वनिर्देशित बनाने में सहायता करता है। तो देखो भैया कैसे क्या सहायता करता है। एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षा को छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनाने में कैसे सहायता कर सकते हैं। छात्रों को एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित करने की लगातार प्रतिपुष्टि, ग्रेड, देखो ग्रेड आ गया ना निगेटिव, इसको हटाइए भैया, ग्रेड नहीं देना है। सभी सीखने के लिए बच्चों के लिए स्पष्ट और उद्देश्यों को निर्धारित करके, ठीक है, आपके बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। अभी इसको मत काटिए। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेनी और स्वयं नियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, देखो प्रोत्साहित आ गया टर्मिनोलॉजी, ये भी सही है। इससे बेहतर ये वाला है 3 वाला। दूसरा देखते हैं, सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत निर्देशन, फिर वही इससे पहले वाला ऑप्शन आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा।
बच क्या रहा है, 2 और 4। 2 और 4 कैसे निर्देशित करेंगे कि अगर सभी सीखने के कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करें, ये भी एक बात ठीक है। लेकिन और इसमें देखते हैं क्या है, छात्रों को स्वयं से सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। बिल्कुल, क्योंकि आपको संरचनावादी करना है, बच्चे को कुछ ना कुछ अपने आप से कंस्ट्रक्टिव होना है। इसके लिए छात्र को खुद से उनको जिम्मेदारी को एहसास कराना होगा और खुद उनको जिम्मेदारी के करके मतलब एहसास दिलाकर उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। इस तरह जो होगा ऑप्शन नंबर जो 3 है ये वाला आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है 24 नंबर में। ये 24 नंबर में क्या है, 24 नंबर में है, एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों के बेहतर ढंग से समझाने के लिए उनके माता पिता के साथ संपर्क में रहती है। भाई ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा क्या, समुदाय को निर्देशित करना चाहिए कि बच्चे को कैसे और क्या सिखाना चाहिए। भाई समुदाय को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सिखाना। भाई समुदाय को क्यों निर्देशित करेंगे, समुदाय में क्या आप किसी समाज से पूछेंगे, भैया समाज को बताएंगे बच्चे को क्या सिखाएं क्या निर्देशित कर दे, तो नहीं होगा। तीसरा देखा जाए तो आर गलत हो जाएगा, तो ए सही है, आर गलत है, आपको एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आगे देखते हैं 25 में क्या है। 25 में है, शिक्षार्थी के समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को डैश प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो कैसे बढ़ावा देना चाहिए आपको, तो ये क्या होगा, देखो इसमें अविश्वास दृढ़ता कार्यात्मक अपसारी, देखो अपसारी आ गया ना, अपसारी आ गया, ये कौन सा अपसारी आ गया भैया। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आ गया दूसरे वाले ऑप्शन में, इधर अब अभिसारी आ गया, तो अभिसारी तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इस आधार पर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर जो ये 3 है, ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर जो अपसारी वाला है ये आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला आधार पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसे भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव से ये भी आपका बन गया ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे क्या है, जो 25 हो गया। 25 के बाद अब देखते हैं 26 27। ठीक है, अन्वेषण अधिगम की बात कर रहा है, अन्वेषण वही आर्मस्ट्रांग वाली। तो कैसे अन्वेषण अधिगम में छात्र क्या होगा, विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो प्राप्त करते हैं, लेकिन जानकारी आ गया। ठीक है, तो आप हटाइए, विचारों की खोज के लिए हेर फेर के माध्यम दुनिया में लगातार नई खोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से अपने लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से दुनिया में नई खोज करते हैं। तो इसमें जो होगा भैया, दुनिया में नई खोज करते हैं, इसमें सबसे बेहतर जो होगा पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के लिए ये माध्यम से खोज करेंगे। बिल्कुल ये करेंगे पूर्वाभ्यास, ये थोड़ी ना है कि वो वैज्ञानिक बन जाएंगे दुनिया में नई नई खोज करने लगेंगे, ये भी नहीं होगा। स्वयं की जानकारी आधार पर इसको हटा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा जो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर में क्या है, फिर से आ गया ये, यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वह संप्रदाय को समझने में असमर्थ रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला लेता ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके, और रमेश की इस रणनीति का उपयोग कर रहा है। देखिए अगर इसको पढ़ेंगे और तभी कर सकते हैं, तो आलम्बन वगैरह नहीं होगा, सहायता दिया जाता है स्केल फोल्डिंग में, तो इसमें दोहराव नहीं होता। इसमें जो मेटा कॉग्नाइजेशन है ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जिसमें बच्चा स्वयं अपने से ज़्यादा एक्टिव वाली चीज़ करने लगे, ठीक है, तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या है ये, संज्ञान के संदर्भ की भावनाओं में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। संज्ञानात्मक कौन सा भाई सही है, देखो भावना कूट लेखन इनकोडिंग की प्रक्रिया में कुछ सुगम बनाती है और इसका ध्यान प्रक्रिया से कोई प्रभाव, देखो रहे हो भाई कह रहा प्रभावी प्रक्रिया सुगम बनाती है और इससे कह रही इसका ध्यान की प्रक्रिया में कोई प्रभाव नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। जब भावनाएं जानकारी की कुशल पुनः प्राप्ति में मदद करती हैं लेकिन सीखने में अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती, ये भी हटाइए। भावनाएं संज्ञान में विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, ठीक है, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत
बहुत से कारकों पर निर्भर करती है, ये भी सही है। आगे देखते हैं, अधिगम और भावनाओं का प्रभाव हमेशा एक संयोजी होता है, जिस भी प्रकार की भावना हो उसी अधिगम पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखो यहाँ पर 3 और 4 दोनों सही हो जाएगा, यहाँ आधी बात कर रहा है, यहाँ पूरी बात कर रहा है। तो इस तरह से देखा जाए 3 और 4 दोनों में से 50-50% ऑप्शन सही होने के चांसेज हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप जो भी 3-4 लगाया है वो अपना क्वेश्चन जोड़ सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये कौन सा है, 28। अब देखते हैं 28 के बाद शायद देखो हम उल्टा करा दिए क्या, पहले उसको करना चाहिए इसको। तो एक माध्यमिक कक्षा निर्देशित करता, ये भी हो गया 28 के बाद ये, अब देखिए ये नहीं, ठीक है, ये इधर है अब, ठीक है। 29 दो ही क्वेश्चन अब बचा है। शिक्षक को छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकता है, कैसे कर सकता, मतलब पॉजिटिव अभिप्रेरणा की बात कर रहा है, मोटिवेशन की। सजा को हटाने का प्रलोभन देना, भैया सजा हटाइए, कैसे होगा, नकारात्मक प्रलोभन, खुद ही इनाम पुरस्कार, ये भी है। स्वयं में आनंद पैदा करके, एकदम सही होगा, सीखने के में आनंद पैदा करके, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए लास्ट वाला देखते हैं, 30 में क्या है, ये 30 में ऑप्शन भी बड़ा है, क्वेश्चन भी बड़ा है, ठीक है। 30 में क्या है, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन है। आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा की बात करते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा परस्पर अनन्य हैं। व्यक्तियों को एक ही समय में दोनों अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा किसी भी संभावित तरीके से आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती, बिल्कुल गलत है, एक दूसरे को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, ये भी नहीं है। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल देख रहे हैं अंतःक्रिया कर सकती हैं, जिसमें एक प्रकार की प्रेरणा एक दूसरे को प्रभावित करती है, बिल्कुल। अंतःक्रिया के आधार पर भी आप, रेसिप्रोकल के आधार पर भी, जो है इंट्रैक्शन के आधार पर भी जो होता है, आप अंतःकरण शब्द से ही आप इसको दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट था, तो वैसे आप इसको भी समझिए, अंतःक्रिया, ठीक, के आधार पर सही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका 100% सही हो जाएगा। इस तरह 30 क्वेश्चन आपको हम करा दिए, आप अच्छे से मिला सकते हैं। जब फाइनल आंसर किया आएगा तो आप देख लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन इधर उधर होगा, बाकी जितना बताए हैं आपका समझिएगा, 28 या 27 क्वेश्चन कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से अब अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।